नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों, हम देख लेते हैं आज आधुनिक काल के संबंध में बेसिक सी महत्वपूर्ण जानकारी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे ही टॉपिक से ऐसे ही पैराग्राफ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये स्कूल वाइज जिनका हिंदी साहित्य और कॉलेजों में जिनका हिंदी साहित्य विषय है उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। बड़े बड़े जो कंपटीशन की और राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देख लेते हैं हम क्या दिया गया है आधुनिक काल की महत्वपूर्ण जानकारी में। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। यहाँ पर आधुनिक हिंदी कविता का विकास 1900 संवत में दिया गया है। जब हम इसको सन में निकालेंगे तो हमें 57 माइनस करने होंगे तो सन आ जाएगा में जो है संवत में माना जाता है। साहित्य का चहुमुखी विकास से मतलब है साहित्य का चहुमुखी विकास। इसका मतलब होता है कि सभी साहित्य की जो गद्य हैं, विधाएं हैं, जितनी भी 18 विधाएं हैं उन सभी का विकास लगभग इस युग में, आधुनिक युग में प्रारंभ हो चुका था। सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन के फलस्वरूप हिंदी काव्य में नई चेतना तथा कला, दर्शन एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हो चुका था। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को विभिन्न विद्वानों ने अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है, किंतु सर्वमान्य रूप से इस विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। अब जो यहाँ पर जो भाग दिए गए हैं सभी युगों को सभी उनके समय के अनुसार विभाजित किया गया है। तो नंबर 1 पर आता है भारतेंद्र युग। तो भारतेंद्र युग का समय है 1850 से 1900 ईस्वी और इस समय अवधि है ये सर्वमान्य है। द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी। छायावादी युग 1920 से 36 ईस्वी। प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 ईस्वी। प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 ईस्वी और नई कविता 1950 से अब तक मानी जाती है। तो ये जो है समय विभाजन है सभी युगों का। आधुनिक युग का जो वर्गीकरण हुआ था तो इन 6 भागों में आधुनिक युग को बांटा गया है और इसका ये सर्वमान्य समय दिया गया है। अब हम देख लेते हैं भारतेंद्र युग हिंदी कविता का जागरण काल है। देखो एक प्रश्न यहाँ से निकल के आएगा कि हिंदी कविता का जागरण काल किसे कहा गया है। तो भारतेंद्र युग को कहा गया है। इस युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है तो भारतेंद्र युग को माना जाता है। इस युग में देशोद्धार, अब देखिए यहाँ पर हम भारतेंद्र युग की विशेषताएं माने तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि ये भारतेंद्र युग की विशेषताएं बताई गई हैं। इस युग में देशोद्धार, राष्ट्र प्रेम, अतीत गरिमा आदि विषयों की ओर ध्यान दिया गया। कवियों की वाणी में राष्ट्रीयता का स्वर निनादित होने लगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघम, लाला सीताराम आदि प्रमुख रचनाकार हुए। इसमें जो कवि थे भारतेंद्र युग में तो यहाँ पर कवि बताए गए हैं। मुख्यतः भारतेंद्र युग के यानी कि प्रमुख कवि कौन कौन से थे। नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं पूरी नहीं दी हुई हैं लेकिन महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, प्रेम मल्लिका, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं थी। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास प्रमुख रचनाएं थी। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित लहरी इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। राधा चरण गोस्वामी, इनकी नवभक्तवाल महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। जगमोहन सिंह प्रेम संपत्ति लता, देवयानी श्यामा सरोजनी और अंबिकादत्त व्यास भारत धर्म, होरी और पावस पचासा इनकी प्रमुख रचनाएं थीं कवियों की, भारतेंद्र युगीन कवियों की। द्विवेदी युग में खड़ी बोली कविता
की संवाहिका बनी। द्विवेदी योग में खड़ी बोली कविता की क्या बनी? संवाहिका, मतलब प्रमुख आधार बना। खड़ी बोली जो है कविता का प्रमुख आधार बना। किस योग में? द्विवेदी योग में। काव्य में सामाजिक तथा पौराणिक विषयों का विस्तार हुआ। श्रीधर पाठक, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामचरित उपन्यास रामचरित उपाध्याय और राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न आदि विशेष उल्लेखनीय कवि थे। किस युग के? द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो ये रचनाएं जो है महत्वपूर्ण रचनाएं ही यहाँ पर दी हुई हैं। और जो जैसे कवि हैं चाहे वो भारतीय युग के हों, द्विवेदी युग के हों, तो उनकी संपूर्ण रचनाएं मैंने प्रीवियस वीडियो में दी हैं, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। यहाँ हम संक्षिप्त में ही देखेंगे। तो सबसे पहले है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी कौन सी है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे और रस कलश। मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी, जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत और यशोधरा। मखनलाल चतुर्वेदी की है हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, युग चरण, समर्पण, माता आदि इनकी रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य मंजूषा, सुमन और रामनरेश त्रिपाठी, मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, तो हम यहाँ छायावादी युग की प्रवृत्तियाँ देख लेते हैं, जिसका समय जो है छायावादी युग का समय 1920 से 1936 ईस्वी माना गया है। हिंदी कविता में आधुनिकता तथा नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय छायावादी युग को जाता है या प्रदान किया गया है। हिंदी कविता में आधुनिकता एवं नवीन युग, जो नया युग है, उसका श्रेय किसको जाता है? छायावादी युग को जाता है। हिंदी साहित्य में छायावाद द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया की उपज है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थ में होना चाहिए। एक तो कवि उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में होना चाहिए। दोस्तों, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है छायावादी युग के संबंध में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अधिकांशतः कथन, परिभाषाएं, समय सब कुछ उन्हीं का सर्वमान्य है। महत्वपूर्ण तो और भी कवियों के हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विशेष महत्व रखता है। अब हम देख लेते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार क्या है छायावाद की परिभाषा। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की परिभाषा क्या दी गई है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार मानस अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव ही छायावाद है। यहाँ पर ये छायावाद की परिभाषाएं दी गई हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार और आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार, जो कि चारों जो विद्वान हैं ये महत्वपूर्ण हैं। इनकी हमें छायावादी परिभाषाएं याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं संक्षिप्त में छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो कौन कौन सी थी? छायावादी काव्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां को हम मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो है विषयगत प्रवृत्ति, विचारगत प्रवृत्ति और शैलीगत प्रवृत्ति। देखिए, परीक्षाओं में इनसे ही ऐसे ही डीपली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है इन पर। तो विषयगत सबसे नंबर 1 आता है, विषयगत प्रवृत्ति। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की अभिव्यंजना है: नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति सुंदर और प्रेम व्यंजना तथा अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद।
तो देखिए विषयगत प्रवृत्ति में है नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। तो इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, छायावादी कवियों ने सौंदर्य के स्थूल चित्रण की अपेक्षा उसके सूक्ष्म प्रभाव का अंकन किया है। प्रेम के क्षेत्र में वे किसी रूढ़ मर्यादा या नियमबद्धता को स्वीकार नहीं करते हैं। कौन? छायावादी कवि। अब हम देख लेते हैं इनके प्रेम की दूसरी विशेषता है व्यक्तिकता। हिंदी में पहले भी श्रृंगारी कवियों ने प्रेम वर्णन किया है, किंतु प्रेम मार्गी कवियों को छोड़कर सभी ने राधा, पद्मिनी, उर्मिला, यशोधरा को माध्यम बनाया, जबकि छायावादी कवियों ने निजी प्रेमानुभूतियों की व्यंजना की है। उनका प्रेम सूक्ष्म है। इन्होंने श्रृंगार के स्थूल क्रियाकलापों की बजाय सूक्ष्म भाव दशाओं का उद्घाटन किया है। चौथी विशेषता है कि उनकी प्रणय गाथा का अंत असफलता एवं निराशा में होता है। प्रेम निरूपण में सबसे अधिक सफलता ब्रह्म अनुभूति में वर्णन में मिलती है, ब्रह्म अनुभूति के वर्णन में मिलती है। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि छायावादी कवि थे, उन्होंने स्वयं के साथ जो घटित हुआ लगभग वही अपनी रचनाओं में उसी को आगे रखा है, उसी को हूबहू अवतरित अपनी रचनाओं में दिखाया है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं प्रकृति, सौंदर्य और प्रेम व्यंजना। तो प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम का वर्णन भी छायावादी कवियों ने श्रृंगारिकता का दूसरा रूप है। वे प्रकृति में नारी और प्रेयसी दोनों की छवि और सौंदर्य देखते हैं। पत्तों और फूलों की मरमर भ्रमों की गुनगुन में उन्हें पायल की झंकार या मधुर आलाप सुनाई देता है। उन्होंने प्रकृति को सचेतन मानकर उसका मानवीकरण और नारीकरण किया है। तीसरा है अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद। तो प्रेम पथिक आंसू में प्रसाद जी ने सबसे पहले अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। रहस्यवाद में पहले वियोग फिर संयोग होता है, छायावाद में इसके विपरीत है। अब हम दोस्तों आगे जो हमारा है छायावाद के संबंध में विचारगत प्रवृत्तियाँ, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। वीडियो लंबा हो जाता है, तो अभी आप लोगों को जो दिया गया है वही पढ़िए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।